नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पाठ के बारे में और उस पाठ का नाम है ज्योतिबा फुले। ये पाठ आपको सीबीएसई की कक्षा 11वीं के हिंदी ऐच्छिक पाठ्यक्रम में प्राप्त होगी। तो शुरू करते हैं ज्योतिबा फुले पाठ का संपूर्ण अध्ययन। यहाँ देखिए, ज्योतिबा फुले पाठ से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं उद्देश्य पर। पाठ का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स। इस पाठ को पढ़ने के बाद छात्र ज्योतिबा फुले के बारे में जान सकेंगे। ज्योतिबा फुले अपने समय के या 19वीं शताब्दी के बहुत बड़े समाज सुधारक थे। छात्र सावित्रीबाई फुले के बारे में भी जान सकेंगे। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी थी और ज्योतिबा फुले ने नारी शिक्षा, बाल विवाह, विधवा विवाह और सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए अपनी पत्नी के साथ कदम से कदम मिलाकर अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, अनेक आंदोलन चलाए। 19वीं सदी की सामाजिक कुरीतियों से अवगत हो सकेंगे। 19वीं सदी अर्थात 1800 से लेकर 1900 तक के बीच में भारत में अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित थी, जिनमें बाल विवाह प्रमुख है। नारियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, विधवा विवाह नहीं हुआ करता था और सती प्रथा की व्यवस्था थी या सती प्रथा बहुत ज़ोरों शोरों पर था। ये सब सामाजिक कुरीतियाँ थी और इनका ही खंडन ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर किया। मृत्यु के बाद तारीख बन जाने की महत्ता को जान सकेंगे। देखिए, न जाने कितने लोग प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें से गिने चुने लोग ही डेट बन जाते हैं, तारीख बन जाते हैं, अर्थात अपने जीवन भर के उच्च कर्मों के कारण उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। सफल दाम्पत्य जीवन के नियम को समझ सकेंगे। सफल दाम्पत्य जीवन के नियमों को समझ सकेंगे। देखिए, पति पत्नी का जो संबंध होता है इस दुनिया में सबसे अनोखा होता है। आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि किसी छोटी सी बात को लेकर पति पत्नी में वैचारिक मतभेद हो जाता है, वो घरेलू हिंसा तक पहुंच जाता है और अंत में कोर्ट में वे लोग तलाक के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इस पाठ में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने एक लक्ष्य को अपने जीवन में उतारा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रण होकर इन्होंने आजीवन एक दूसरे का साथ निभाया। तो हम लोग इस पाठ के माध्यम से सफल दाम्पत्य जीवन के नियमों को भी समझ सकेंगे। स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को समझ सकेंगे। घर में अगर पुरुष पढ़ा लिखा है तो इसकी संभावना है कि उस घर के बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अगर घर में स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं तो इस बात की संपूर्ण गारंटी है, 100% गारंटी है कि उस घर के बच्चे पढ़े लिखे ही निकलेंगे, क्योंकि स्त्रियां अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के प्रति जितनी डेडिकेटेड होती है उतने घर के पुरुष नहीं होते। वर्गाधारित समाज की खामियों को समझ सकेंगे। वर्गा आधारित क्लास बेस्ड सोसाइटी अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पर आधारित समाज में अनेक खामियां होती हैं और इसमें ब्राह्मणों का बोलबाला रहता है। भले ही ब्राह्मण पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन केवल जन्म के आधार पर वे महान बन जाते हैं। उसी वक्त वैश्य या शूद्र या शूद्राति शूद्र टैलेंटेड होने के बाद भी केवल जन्म के कारण उन्हें अवसर नहीं मिलता अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो ऐसी खामियों के बारे में भी छात्र जान सकेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं लेखिका परिचय पर। देखिए, सुधा अरोड़ा का जन्म 1948 में लाहौर, पाकिस्तान में हुआ।
उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई। इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने सन 1969 से 1971 तक अध्यापन कार्य किया। कथा साहित्य में सुधा अरोड़ा एक चर्चित नाम है। उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, जैसे बगैर तरासे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी, ये सब संपादित है। उनकी कहानियाँ लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में अनुदित है, अर्थात ट्रांसलेटेड है। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों की आत्मकथ्यों को 2 संकलन, दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान, तैयार किए हैं। तो ये था सुधा अरोड़ा के व्यक्तित्व और कृतित्व की संक्षिप्त जानकारी। अब हम लोग आ जाते हैं ज्योतिबा फूले एक नज़र में। इनके बारे में जान लेना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये एक ऐसी महान हस्ती है जिसे भारत का इतिहास कभी नहीं भुला सकता। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 1827 में पुणे में हुआ था। ये एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग तथा अछूतों के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। तो इनके बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली और इतनी ही जानकारी से हम लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि ये अपने दौर के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और इन्होंने समाज को सुधारने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब आते हैं हम लोग पाठ परिचय पर। देखिए, प्रस्तुत पाठ ज्योतिबा फूले में ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के प्रेरक जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। शिक्षा का सभी जाति, वर्ग, वर्ण पर समान अधिकार है और उसके लिए फूले दंपत्ति ने जो संघर्ष किया है उसे बताने का प्रयास ही इस पाठ में किया गया है। फूले दंपत्ति ने अछूतों, शोषितों, महिलाओं, विधवाओं आदि के उद्धार का प्रण लिया और उसके लिए संघर्ष भी किया। इन दोनों ने उस समय में प्रचलित सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों का पुरजोर विरोध किया और समाज के निचले वर्ग के अधिकारों के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग का ही एकाधिकार नहीं है। केवल किसी वर्ग विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था हो तो वह किसी काम की नहीं है। उन्होंने शिक्षा पर सभी का हक है और शिक्षा ही समाज में सभी को समानता व शोषण से मुक्ति दिला सकती है, इस बात पर भरपूर बल दिया था। उनका मुख्य रूप से इस बात पर जोर रहा है कि समाज में स्त्री व पुरुष बराबर है और पुरुषों की भांति ही स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अधिकार है। इस बात के लिए दोनों दंपत्ति को समाज का तिरस्कार व विरोध भी सहना पड़ा है। यह पाठ उनके इसी संघर्ष, समाज सुधार के मार्ग में आने वाली बाधाओं और उससे लड़ने की कहानी को बताता है। ये कहानी एक तरीके से इंस्पिरेशनल कहानी भी है क्योंकि ऐसे लोगों की कहानियों को जानकर हम लोग एक ऐसे होराइजन में पहुंच जाते हैं, एक ऐसे दुनिया की कल्पना करने लगते हैं जहां पर संघर्षों के बाद विजय प्राप्त होती ही है और आप एक नामचीन इंसान बन जाते हैं क्योंकि आपने सोसाइटी को सचमुच कुछ ठोस और उम्दा दिया होता है। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ से जुड़े कुछ छायाचित्रों पर। तो देखिए, यही है सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिन्हें ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए,
पढ़ाते जाते वक्त ऐसा माना जाता है कि जब समाज सुधारकों की सूची बनाई गई तो उस सूची में टॉप 5 में इनका नाम नहीं था। ये सचमुच हृदय विदारक है। अब हम लोग आ जाते हैं कथा सार पर, या इस पाठ का संक्षिप्त सार के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, इस पाठ का संक्षिप्त सार मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस कथा सार को या संक्षिप्त सार को ध्यान से सुनिए, ताकि यह संक्षिप्त सार आपके जहन में बहुत ही गहराई तक बैठ जाए और इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हो आप उनका उत्तर कर सकें। तो कथा सार कुछ इस प्रकार है। लेखिका सुधा अरोड़ा द्वारा प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के द्वारा शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन इस पाठ में किया गया है, किंतु सामाजिक विकास के आंदोलन के 5 प्रमुख लोगों में उनका नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि समाज सुधारकों की सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। अर्थात ऐसा माना जाता है कि जब भारत के 5 टॉप समाज सुधारकों की सूची बनाई जा रही थी तो उसमें ज्योतिबा फुले जी का नाम ही इंक्लूड नहीं था, क्योंकि इस लिस्ट को बनाने वाले उच्च वर्ग के हाई क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे। ज्योतिबा फुले ने पूंजीवादी पुरोहितवादी मानसिकता पर खुला हमला बोल दिया था। वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था के द्वारा दलितों और निम्न वर्गों के शोषण प्रक्रिया को आलोक की तरह स्पष्ट कर दिखाया था। उनकी पुस्तक गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा आसूड में अनेक क्रांतिकारी विचारों का संकलन है। उनके मत में जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार आदर्श परिवार है। ऐसा आदर्श परिवार शिक्षा के बिना संभव है ही नहीं। वे शेतकऱ्यांचा आसूड अर्थात किसानों का प्रतिशोध के उपोद्घात में लिखते हैं, आरंभ में लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। अर्थात विद्या का महत्व उन्होंने चंद पंक्तियों में ही स्पष्ट कर दिया कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण नहीं है। और आपको मैं यह बता देना उचित समझता हूँ कि केवल विद्या के माध्यम से ही महार जाति के B.R. अम्बेडकर ने महामानव की उपाधि प्राप्त की। वो इतना पढ़ लिख लिए कि उन्होंने भारत का संविधान ही लिख डाला। किस वजह से? विद्या की वजह से, शिक्षा की वजह से। इसीलिए कहा जाता है कि विद्या आपका सबसे परम हितैषी और सबसे बड़ा धन है। ना इसे कोई चुरा सकता है और इसे आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ जाएगा। ये घटने वाली चीज़ नहीं है। और अगर क्लास सिस्टम हो, वर्ग व्यवस्था हो और उस वर्ग व्यवस्था में शूद्रों के लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था ही ना हो, तो सोचिए ये शूद्र जीवन भर शूद्र से जुड़े कार्य करते रहेंगे, जिसको बनाने वाले ब्राह्मण वर्ग थे। और इनके पास पैसे का हमेशा अभाव रहेगा, इसीलिए ये कभी भी अपने गरीबी से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा है कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं ताकि वह पुरुषों के समान स्वतंत्रता न ले सके। ज्योतिबा फुले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। उन्होंने अपनी इस नई विधि से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने पुरुष प्रधान समाज और संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए। उसके स्थान पर ऐसे मंत्र रखे जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सके। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की
उनमें वधूवर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। अर्थात माना जाता है कि जो 7 फेरे से जुड़े 7 वचन होते हैं, उन वचनों में से एक वचन स्त्री अर्थात वधू अपने वर से कहती है कि हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार कभी मिला ही नहीं। आप मेरे स्वामी हैं। अब आप ये प्रण लीजिए, मुझे ये वचन दीजिए कि हमें भी स्वतंत्रता का अधिकार देंगे, हम भी स्वतंत्रता का अनुभव कर सकेंगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधू की नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। 1888 में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि मिली तो उन्होंने इसे लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि इससे मेरे संघर्ष का कार्य बाधित होगा। उनकी कथनी उनके आचरण और व्यवहार में उतरती दिखाई देती थी। अर्थात जब 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई तो उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं महात्मा बन गया तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगा, मुझ में थोड़ा गुमान भी आ जाएगा, ईगो भी क्रिएट हो जाएगा, जिस वजह से हो सकता है तो मैं पथभ्रष्ट हो जाऊं, अभिमान में अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊं और आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर न चल पाऊं, तो मेरा ये मिशन, मेरा ये लक्ष्य अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए मुझे ये उपाधि न दे, मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए। इतनी उत्तम चिंतन धारा के व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले जी। स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया, उन्हें मराठी व अंग्रेजी भाषा में पारंगत किया। देखिए, ज्योतिबा फुले ने सुधार कार्य समाज से शुरू करने से पहले अपने घर से शुरू किया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को ही सबसे पहले शिक्षित किया ताकि ये एक माइलस्टोन साबित हो कि उन्होंने अपनी पत्नी को ही अंग्रेजी और मराठी सिखाकर इस क्रांति की मुहिम छेड़ दी। सावित्री बाई को पढ़ने की रुचि बचपन से ही थी। एक बार बचपन में लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी। घर पहुंचने पर पिता ने वह पुस्तक कूड़ेदान में फेंक दी। सावित्री बाई ने उसे छिपा कर रख दिया तथा विवाह के पश्चात शिक्षित होने पर उस पुस्तक को पढ़ा और वो पुस्तक अंग्रेजी में लिखी हुई थी। 14 जनवरी 1848 को भारत में 3000 सालों के इतिहास में पहली बार कन्या पाठशाला की स्थापना पुणे में हुई। अर्थात अगर हम लोग 3000 सालों के इतिहास को खंगाले या उस पर अध्ययन करें तो पाएंगे कि एक भी बालिका पाठशाला या कन्या पाठशाला की संकल्पना कभी हुई ही नहीं। सबसे पहले कन्या पाठशाला की संकल्पना 1848 14 जनवरी को पुणे में हुई। निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को बहुत सी बाधाओं तथा बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा के धर्मभीरू पिता ने बहू बेटे को घर से निकाल दिया। अर्थात ज्योतिबा के पिता गोविंदराव जी वो समाज के प्रेशर में आ गए और उन्होंने अपने बेटे और अपनी बहू को घर से निकाल दिया, डिसऑन कर दिया, बोल दिया कि ये मेरे बेटे और ये मेरे बहू है ही नहीं। सावित्री को भी तरह तरह से अपमानित किया जाता था। उन पर लोगों द्वारा पत्थर, धूल, थूक, गोबर, गालियां, कमेंट आदि किए जाते थे, पर उन्होंने 1840 से लेकर 1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया। उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम किया। वे दलितों और शोषितों के हक में खड़े हो गए। महात्मा फुले और सावित्री बाई का अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित जीवन एक मिसाल बन गया था। तो ये था इस पाठ का संक्षिप्त सार, जिससे हम लोगों को ये तो पता ही चल गया कि सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले ने
सोसाइटी के लिए जो किया है, जो उनका योगदान है, वो अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ से जुड़े कुछ आशय को स्पष्ट करने पर। सच का सबेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, जब सत्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया, अर्थात ज्ञान की ज्योति समाज के उपेक्षित वर्ग को भी आलोकित करने लगी। उपेक्षित वर्ग अर्थात शूद्रों के घर भी अब विद्या घर करने लग गई। ऐसे में ब्राह्मणों ने कहा कि अब वेद भ्रष्ट हो गए हैं, अर्थात वेद जो हैं वो शूद्रों के घर चले गए हैं, इसलिए वेदों की शुचिता नष्ट हो गई। जबकि यथार्थ में वेदों का प्रसार हो गया, अर्थात वेदों का ज्ञान जो केवल ब्राह्मणों तक सीमित था, अब वो सभी लोगों तक पहुंच गया। वेद का ज्ञान सबको मिला। इससे ब्राह्मण को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, अर्थात ब्राह्मण शर्मा गए। अब उन्हें लगा कि हम लोग वेदों के नाम पर लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सच्चाई सबको पता चल गई। अब हम लोग अगर किसी को मूर्ख बनाएंगे या झूठ कहेंगे तो हम लोग पकड़ लिए जाएंगे। इसीलिए विद्या शूद्रों के घर चली गई, अर्थात समाज में, सोसाइटी में शिक्षा का जो प्रचार था वो फैल गया। दूसरा है, इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। देखिए, राजसत्ता और ब्राह्मण वर्चस्व वाली धर्म सत्ता ने साठ-गांठ करके शोषण व्यवस्था कायम कर रखी थी। राजसत्ता अर्थात उस समय राजाओं का शासन होता था, ठीक है, जिसमें जो क्षत्रिय होते थे वो राजा बनते थे और राजा का बेटा राजा, और उन्हें गाइड करने के लिए ब्राह्मण वर्ग थे। इन दोनों ने वैश्यों और शूद्रों को शोषण करना शुरू कर दिया था। यह शोषण करने की जो व्यवस्था थी वो अनादिकाल से चली आ रही थी। इसलिए इस व्यवस्था के विरुद्ध दलितों और स्त्रियों दोनों को मिलकर आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही शोषण के शिकार थे। और अगर वो पढ़ लिख जाएंगे, अगर उन्हें शिक्षा का सही मतलब पता चल जाएगा, तो उनका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर पर। देखिए, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। देखिए, ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे, अर्थात हाई क्लास सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने ज्योतिबा फुले का नाम उस समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर के सूची में या लिस्ट में इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, इंक्लूड ही नहीं किया, डाला ही नहीं। वैसे भी ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे, बल्कि वो तो चाहते थे कि शिक्षा शूद्रों को भी मिले, स्त्रियों को भी मिले, इनफैक्ट सोसाइटी के सभी वर्गों को मिले। दूसरा, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? शोषण व्यवस्था ने धर्मवादी सत्ता की स्थापना कर सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग किया, वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य की स्थापना हो सके और उनका वर्चस्व हमेशा कायम रह सके। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष या विपक्ष में उत्तर दीजिए। देखिए, ज्योतिबा फुले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। लेकिन ऐसा कहकर वह सभी धर्मों का सार ग्रहण करने का संदेश नहीं देते। यद्यपि हमें सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना चाहिए और किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, हम सभी धर्मों का अध्ययन करके उनसे प्रेरणा अवश्य ले सकते हैं, उनके
अच्छे गुणों को अपना जरूर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो धार्मिक शिक्षा पर बल दे रहे थे। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? स्त्री समाज को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले ने नई विवाह पद्धति की रचना की। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही सिरे से हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक अर्थात विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए, जिसमें वधू अपने वर से कहती है कि हमने कभी स्वतंत्रता का अनुभव किया ही नहीं। आज आप मुझे ये वचन दीजिए कि हम लोगों को भी आप या मुझे भी आप अपनी ही तरह स्वतंत्रता का अनुभव कराएंगे। साथ ही साथ उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रमोशन के लिए, बढ़ावे के लिए स्त्रियों को क्रांति करने या अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित भी किया। शूद्रों के घर जाकर या शूद्राती शूद्रों के घर जाकर उनकी लड़कियों को कन्या पाठशाला में आकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी प्रेरित किया। सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए? क्रमबद्ध रूप से लिखिए। देखिए, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया। उन्हें मराठी ही नहीं, अंग्रेजी भाषा भी पढ़ना लिखना और बोलना सिखाया। सावित्रीबाई भी बचपन से ही पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन उसके अपने माता पिता कभी इस बात के सपोर्ट में खड़े ही नहीं हुए। यहाँ तक कि जब वो एक दिन बाजार से लौट रही थी और अपने हाथ में कुछ खाने का सामान लेकर चली जा रही थी और खाते जा रही थी, तो उस समय एक फादर ने, एक ईसाई धर्म प्रवचक ने उसे बुलाकर कहा कि बेटी, रास्ते में खाते खाते इस तरीके से जाना अच्छा नहीं है। उसने अपने खाने के सामान को तुरंत फेंक दिया। इस पर वो ईसाई खुश हो गए और उन्होंने उन्हें अंग्रेजी की एक किताब दी। जब वो किताब लेकर अपने घर पहुंची तो पिता को लगा कि इससे उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और उस पुस्तक को उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। चुपके से सावित्रीबाई ने उस कूड़ेदान से पुस्तक को निकाल लिया और सहेज कर रख लिया, और जब उनकी शादी ज्योतिबा फूले से हो गई और अंग्रेजी पढ़ना उन्होंने सीख लिया, तब उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? ये छात्र अपने हिसाब से करें। उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है? देखिए, आज के प्रतिस्पर्धात्मक समय में जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित जाने माने दंपति साथ रहने के कई वर्षों के बाद भी अलग हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर उनके बीच पहले मतभेद और फिर मनभेद की सृष्टि होती है, घरेलू हिंसा तक बात पहुंच जाती है और वो दोनों फिर अलग रहने के लिए तलाक के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ देखिए कितना नई सुंदर है। उन्होंने 50 वर्षों तक एक प्रण होकर नारी शिक्षा और समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अर्थात हमें ये चाहिए कि अगर हमारे दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में हमारा पार्टनर या हमारी पत्नी या हमारा पति कुछ गलत करता है, तो हमें शांत मन से, कूल माइंड से उसे समझाना चाहिए, न कि उसकी जड़ें खोदनी चाहिए। उसकी गलतियों को थोड़े समय के लिए ही सही नज़रअंदाज करके उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को सामने लाना चाहिए, ताकि मधुर रिश्ता कायम रह सके। फूले दंपति ने स्त्री समस्या के लिए जो कदम उठाया था, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है? देखिए, समाज में स्त्रियों की जो वैल्यू है या स्त्रियों की जो महत्ता है, उसे सिरे से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। समाज में पुरुषों को जितनी प्रधानता मिलती है, स्त्रियों को उतनी प्रधानता अभी तक तो नहीं मिलती, लेकिन ऐसे कार्यक्रम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना और लाडली योजना, इन सब के माध्यम से हम लोग लड़कियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, ताकि वो भी अपने जीवन में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर सके और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की प्रगति में अपनी हिस्सेदारी निभा सके।
तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नोत्तर कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। देखिए, ज्योतिबा फुले के अनुसार एक आदर्श परिवार में कौन अथवा क्या होना चाहिए? माता ईसाई, पिता बौद्ध, बेटा सत्यधर्मी या उपयुक्त सभी? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में किसका नाम शुमार नहीं किया गया है? हाँ, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का नाम स्वीकार नहीं किया गया है। ज्योतिबा फुले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए क्या किया? पाठशाला खोलना, नई विवाह रचना, अपनी पत्नी को शिक्षित दिलाना, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन है? सिंपल, सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले जी को महात्मा की उपाधि कब दी जा रही थी? 1888 में। पुणे में निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए सबसे पहले पाठशाला कब खोली गई? तो ये है 14 जनवरी 1848। लाट साहब के कहने पर इस तरह रास्ते में घूमते हुए खाना अच्छी बात नहीं है, तो सावित्रीबाई ने क्या किया? हाथ का खाना फेंक दिया। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को क्या पढ़ना सिखाया? मराठी भाषा। शादी के समय सावित्रीबाई की उम्र क्या थी? 9 साल। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों में क्यों शुमार नहीं किया गया? क्योंकि सूची बनाने वाले उच्च वर्ग के थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। यह है अभ्यास प्रश्न। आप इन अभ्यास प्रश्नों को अपनी कॉपी में ज़रूर करें ताकि यह पाठ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से पहुंच जाए। ये रहा, देख लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ज्योतिबा फुले पाठ का एक विस्तृत अध्ययन पूरा किया। इस पाठ का टेक्स्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।